कि आज क्या शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग कैलकुलस को पढ़ रहे हैं और बेसिकली अगर कोई भी लड़का क्लास 11th में आता है तो 10th तक उसने जो है वो कैलकुलस नहीं पढ़ी होती है। अगर एकदम से कोई नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हो तो उसको उसका मतलब भी मालूम होना चाहिए। कैलकुलस जब हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में स्वाभाविक है कि ये बात आना चाहिए कि कैलकुलस क्या है। आप लोग बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन जो है ये बात समझ लें कि कैलकुलस में हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो क्वांटिटीज़ आपस में कोरिलेटेड हैं और बदल रही हैं। सब लोग अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि कैलकुलस उस ब्रांच का नाम है कि जिसमें हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और वो क्वांटिटीज़ आपस में कोरिलेटेड हैं और वो वेरिएबल हैं, बदल रही हैं। किस तरह बदल रही हैं, इस चीज़ की स्टडी हम लोग कैलकुलस में करते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे पास में जितने भी रिलेशन ज़्यादातर लिखे होते हैं वो y और x में लिखे होते हैं। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर हम कोई स्फीयर ले लें और हम आपसे ये पूछें कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या है तो आप कहेंगे 4/3 v बराबर 4/3 पाई r क्यूब है, जहाँ पर 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन v और r दोनों वेरिएबल होते हैं और हमेशा वॉल्यूम जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस कम होगी तो वॉल्यूम भी कम होगा और रेडियस को अगर हम बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम अपने आप नहीं बदलेगा बल्कि रेडियस के बदलने से बदलेगा। वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और r जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरीके से जो भी रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें y और x होता है और y x पर डिपेंड करता है, y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। कैलकुलस में यानी जो ब्रांच है इसमें हम लोग वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो वेरिएबल हैं और आपस में कोरिलेटेड हैं। देखिए, कोरिलेटेड का मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटीज़ आपस में रिलेटेड हों और इस तरह रिलेटेड हों कि वो किसी लॉ को ओबे कर रही हों। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है y बराबर log x, तो इसका मतलब ये है कि y और x आपस में कोरिलेटेड है और ये किस रूल को ओबे कर रहा है, किस रूल के तहत कोरिलेटेड है, लॉगरिथमिकली कोरिलेटेड है, लॉग के रूल्स को ओबे करेगा। अगर कहीं पर y बराबर sin x लिखा हुआ है तो यहाँ पर y और x जो है वो कोरिलेटेड है, किन रूल्स को ओबे कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स को ओबे कर रहा है। तो ये किस तरह बदल रही हैं और इनके बदलने का नेचर क्या है, इस चीज़ की स्टडी हम लोग कैलकुलस में करते हैं। ये तो आई बात तो हमने आपको यहाँ के ऊपर बता दी कि बच्चों के दिमाग में ये बात रहे कि कैलकुलस में क्या भला है, कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं हम। कैलकुलस में हम लोग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो वेरिएबल हैं और आपस में कोरिलेटेड हैं। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि वो किसी रूल के तहत आपस में कोरिलेटेड होंगी और उस रूल को ओबे करते हुए बदलेंगी। और हमने आपको y बराबर log x और टेक्नोमेट्रिकल y बराबर sin x, इसी तरीके से जो भी आपस में रिलेशन होगा, हमेशा आप देख लिए केमिस्ट्री वगैरह में भी कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इस तरीके की बहुत सी क्वांटिटीज़ आपस में कोरिलेटेड होती हैं कि एक के बदलने से दूसरी भी बदलती है, यानी एक बढ़ गई तो दूसरी घट गई, बदल नहीं हुआ। तो कोई चार्ल्स लॉ को ओबे कर रही है, कोई बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है। इस तरीके की सिचुएशन आप जो है रोज़ पढ़ा करते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ आपस में कोरिलेटेड होती हैं, किस तरह बदल रही हैं, इनके बदलने का नेचर क्या है, किन रूल्स को ओबे कर रही हैं, इन सब चीज़ की स्टडी हम लोग कैलकुलस में करते हैं।
हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, अब हम आगे बढ़े। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और पिछले टर्न पर हमने आपको पूरी ज्योमेट्री बता दी थी। आप देख लीजिएगा इसके पहले का टर्न कि पूरी ज्योमेट्री हमने आपको बताई थी कि dy by dx क्या होता है। और उसके बाद में उसमें मैंने आप लोगों को ये फार्मूला लिख के दिया था, आप लोग याद रखिएगा कि देख लीजिएगा कि हमारे पास में यहाँ के पर ये f डैश x लिखा हुआ है। देखिए जो स्लोप होता है, ये समझ लीजिए इस चीज को, जो स्लोप होता है ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ यहाँ के पर ये यहाँ के पर लाइन बराबर यहाँ के पर ये होता है डेल्टा वाई और अपान यहाँ के पर ये आ जाता है डेल्टा एक्स। ये क्लास 9 में आपको पढ़ा दिया जाता है कि ऊपर y2 माइनस y1 लिखा होता है, नीचे x2 माइनस x1 लिखा होता है। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप है अगर y2 माइनस y1 लिखा है ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि y में चेंज, y में चेंज का मतलब यह है कि y एक्सिस में चेंज, वर्टिकल चेंज। और अगर नीचे डेल्टा x लिखा हुआ है तो डेल्टा x का मतलब यह है कि x एक्सिस में चेंज, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो है ये स्लोप ऑफ ए लाइन कहलाता है, ये लाइन का स्लोप कहलाता है। इसी को आधार बनाकर हमने परसों का आप मतलब इसके पहले का जो आप लेक्चर है वो देखें, उसमें हमने एफ डैश एक्स बराबर यहाँ के ऊपर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहाँ के ऊपर 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये डेल्टा वाई और अपान यहाँ के ऊपर डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई क्या था, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर देखिए लिमिट और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ था डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहाँ के ऊपर 0, डेल्टा वाई क्या था, ये हमारे पास में एफ एक्स प्लस यहाँ के ऊपर डेल्टा एक्स था और माइनस का यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स था और इसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर डेल्टा एक्स था। और इसी को हमने लिमिट यहाँ के ऊपर h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 और एफ एक्स प्लस एच और माइनस का यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स और अपान h की फॉर्म में लिख दिया था। हमने पीछे के लेक्चर को रिलेट कर दिया, ये हमने आपको स्लोप ऑफ लाइन बताया, वर्टिकल चेंज अपन हॉरिजॉन्टल चेंज। इसके बाद में डेरिवेटिव को हमने उस दिन प्रूफ किया था कि अगर कहीं पर वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज जो है किसी भी लाइन का, ये देखिए ये किसी भी लाइन का, यानी अगर ये लाइन वहां पर देखिएगा पीछे के लेक्चर में सीकेंट थी, अगर वो टेंजेंट बन जाए तो टेंजेंट कब बनेगी कि जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये पहले के लेक्चर से आपको पता चल पाएगा, यहां नहीं पता चल पाएगा। यहां जो हम बात बता रहे हैं ये पीछे का लेक्चर बेस है इसका। डेल्टा एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा यहां के ऊपर स्लोप ऑफ, ये क्या था, स्लोप ऑफ सीकेंट था। ये क्या था, स्लोप ऑफ यहां के ऊपर टेंजेंट। पहले का लेक्चर जरूर देखिएगा। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं ये आपकी बात समझ में नहीं आएगी, यहां जो मैं समझा रहा हूं ये नहीं समझ में आएगी। ये पहले का लेक्चर देखिएगा तो ये स्लोप ऑफ सीकेंट थी, यानी जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करने लगेगा तो यही जो चेंज है रेशियो का, ये क्या बनने लगेगा, स्लोप ऑफ यहां के ऊपर सीकेंट बन जाएगा। और उसके बाद में फिर बराबर ये चेंज, अब वहां पे जो पॉइंट लिया था उसके हिसाब से ये वाई में चेंज आ जाएगा, जो एक्स में वहां पर पॉइंट लिया था उसके हिसाब से ये आ जाएगा। और फिर डेल्टा एक्स को हम लोगों ने एच से रिप्लेस कर दिया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी सवाल हैं, जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितने भी हमारे पास में फंक्शन हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो इसी फार्मूले से निकलता है। और इस फार्मूले से अगर निकल रहा है तो उसको कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल या ABA इनिशियो मेथड, और जिसमें मैंने x टू द पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1 निकाल दिया था और sin x का डिफरेंशिएशन हमने cos x इसी फार्मूले से निकालकर आपको दिखाया था। ये पीछे का लेक्चर आप देख लेंगे, यहां तक बात जो थी मैंने पढ़ाई। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो है ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये जो डिफरेंशिएशन का है यहां के ऊपर ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात ज़हन में रखना पड़ेगी कि ये रेट ऑफ चेंज है, यानी जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे या बहुत सी जगहों पे अर्थमेटिक वगैरह में भी इस चीज़ का वहाँ के ऊपर इस्तेमाल होगा और उसी से ये वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो dy by dx में इस्तेमाल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेट ऑफ चेंज की, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रेट ऑफ चेंज की, आप बात सुनिएगा मेरी बात को। रेट ऑफ चेंज की हम आपको एक एग्जांपल दें, अगर हमारे पास
अभी जो है वो अभी इस टाइम के ऊपर मान लीजिए कि टाइम इस वक्त हमने मान लिया कि 0 है, ठीक है, टी की वैल्यू 0 है और हमारे पास में 2000 रुपए हैं। 2 घंटे बाद ये अमाउंट, यानी अब जब क्या वैल्यू हो गई कि टी की वैल्यू 2 आवर्स हो गई और ये अमाउंट जो है जो 2000 था ये 3000 बन गया। तो अब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रेस्पेक्ट में ये पैसा जो है वो चेंज हो गया। अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालें तो आप बात समझ लें कि अगर हम जो हमने बात कही है जहन में ना कि अभी 2000 थे, टी 0 था, 2 घंटे बाद ये 3000 हो गए, 1000 रुपए बढ़ गए 2 घंटे बाद। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम की रेस्पेक्ट में ये पैसे में चेंज आया, अमाउंट में, हमारे एसेट में चेंज आया। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम लोग यहां के ऊपर रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, आप देख लें इस चीज को कि अगर हम लोग यहां के ऊपर ये देखिए रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हो गया कि बराबर यहां के ऊपर हमारे पास में ये होगा और ये आ जाएगा यहां के पर फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट हमारे पास में कितना है, 3000 रुपए। इनिशियल अमाउंट हमारे पास में कितना है, 2000 रुपए। और उसके बाद में जो चेंज इन टाइम हुआ, टाइम इंटरवल 2 - 0 हो गया। देखिए किस तरीके से सवालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं फिजिकल माने बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल और दूसरी ब्रांचेस में किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रेट ऑफ जो चेंज होगा बच्चों, यहां के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज होगा, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास में फाइनल अमाउंट यानी अमाउंट में जो चेंज आया और टाइम की रेस्पेक्ट में तो ये रेट ऑफ चेंज हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां के ऊपर ये आ जाएगी, यहां के ऊपर 3000 में से 2000 गया तो 1000 बचा और 1000 बटे 2 बराबर यहां के ऊपर ये आ गया 500 रुपए पर घंटा, पर आवर। ये रेट ऑफ चेंज आया। इस रेट ऑफ चेंज को देखिए, ये रेट ऑफ चेंज है हमने 500 रुपए पर घंटा। इसका मतलब ये कि ये रेट ऑफ चेंज यहां के ऊपर हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम अमाउंट कहें तो ये डेल्टा ए हो जाएगा। डेल्टा ए बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा A2 - A1। क्या आ जाएगा यहां के ऊपर, A2 और माइनस के A1, A2 - A1 और अपॉन ये टाइम इंटरवल है तो ये आ जाएगा यहां के ऊपर डेल्टा टी और ये नीचे क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर ये हो जाएगा यहां के ऊपर T2 माइनस यहां के ऊपर ये T1। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां पर सिर्फ फर्क क्या होता है, सिर्फ ये फर्क होता है, देखिए ये फर्क होता है। उसी चेंज में क्या होता है कि यहां के ऊपर वैल्यू जो है, अगर यहां के ऊपर डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करने लगे, रेट ऑफ चेंज जो है अमाउंट में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, ये है रेट ऑफ चेंज। इस तरीके से हम लोग इसका दूसरी ब्रांचेस में इस्तेमाल करते हैं। मान लिया हमें फिजिक्स में अगर कहीं पर हमारे पास में, आप देख लें इस चीज को, अगर हमारे पास फिजिक्स में कोई ये डिस्टेंस है, एस जो है वो डिस्टेंस है और टी टाइम में अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है और एस डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है। उसको हम लोग एस टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टी टाइम में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एस डिस्टेंस जो है वो तय कर रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम उसको एस टी से रिप्रेजेंट करें, किसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम लोग उसको एस टी से रिप्रेजेंट करें, देखिए ये हमने आपको रेट ऑफ चेंज समझाया, अगर हम उसको एस टी से रिप्रेजेंट करें तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, देन यहां पे हम लोग लिखेंगे देन ये डिस्टेंस है, ये टी टाइम में है तो ये आ जाएगा यहां के ऊपर एस टी। तो देन और उसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई यहां के ऊपर वेलोसिटी। क्या हमें मालूम है कि टी टाइम में वो एस डिस्टेंस तय करती है और इसको हम लोग एस टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देन यहां के ऊपर इंस्टेंटेनियस, यहां के ऊपर जो वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस है, एस लगा दिया गया है। इंस्टेंटेनियस यहां के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, इसको इससे देखिए, तो ये जो है यहां के ऊपर ये
अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो ये हम लोग कर देंगे एस डैश टी और बराबर, और फिर अब आप लोग यहां के ऊपर गौर करिएगा, बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा, यहां के ऊपर लिमिट, और ये आ जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू यहां के ऊपर 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, यानी अगर कोई भी बॉडी जो है वो एस डिस्टेंस तय कर रही है, टाइम टी ले रही है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि यहां पर थी, यहां पर पहुंच गई, तो इसका मतलब डिस्टेंस में भी चेंज आया, यहां पर टाइम कुछ और होगा, वहां पर कुछ और टाइम होगा, तो यहां पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, और इसके बाद में यहां के ऊपर आ जाएगा, देखिए रेट ऑफ चेंज, क्या आ जाएगा यहां के ऊपर, ये देखिए आ जाएगा यहां के ऊपर रेट ऑफ, यहां के ऊपर ये आ जाएगा चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हमने आपको उस बात से यहां के ऊपर मिला दिया, क्या था यहां के ऊपर, अमाउंट में चेंज और टाइम में चेंज। यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां के ऊपर डिस्टेंस होगी, यहां के ऊपर टेंस लिखा गया, डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए लिमिट और डेल्टा टेंड्स टू 0, ये देखिए डेल्टा एक्स 0 थी, यहां के ऊपर ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां के ऊपर आ जाएगा डेल्टा और यहां के ऊपर एस, और अपान यहां के ऊपर आ जाएगा डी टी, क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपान यहां के ऊपर आ जाएगा डी टी, यानी ये डिस्टेंस में चेंज होगा और ये जो है यहां के ऊपर टाइम में चेंज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज में क्या चीज आ जाएगी, जिस तरीके से ये चीज 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, अब आप मिला लीजिए, रेट ऑफ चेंज ये आ जाएगी। इसके बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां के ऊपर आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू यहां के ऊपर 0, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा एस टी प्लस डेल्टा टी, देखिए ये आ जाएगा एस, क्या था यहां के ऊपर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा डेल्टा एस है, तो एस यहां के ऊपर ये आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, यहां के ऊपर ये आ जाएगा टी प्लस यहां के ऊपर डेल्टा टी और माइनस यहां के ऊपर ये एस टी आएगा, और अपान यहां के ऊपर आ जाएगा डेल्टा टी, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप देख लें हमारे पास में यहां के ऊपर ये वैल्यू क्या होती है, जो डेल्टा एक्स आता है ये यहां के ऊपर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस का एक्स होता है, ये इस तरीके से चेंज आता है, एक्स और एक्स कट जाता है तो डेल्टा एक्स बचता है, ये पहले के लेक्चर में आप देख लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सिचुएशन हो जाएगी कि टी प्लस डेल्टा टी और माइनस का टी आएगा, लेकिन ये टी और ये टी कट जाएगा, तो बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा, देखिए लिमिट, ये क्या हो गया, अगर हमारे पास में ये एस टी था तो हमने यहां के ऊपर क्या वैल्यू ले ली, एस डैश टी ले ली, और एस डैश टी लेने के बाद में यहां के ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए यहां के ऊपर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, तो यहां पर हो जाएगा एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी और अपान टी प्लस डेल्टा टी और माइनस के यहां के ऊपर ये टी। बात आप समझ लें, यहां पर जो कर्व होता है वो एफ एक्स होता है, एफ एक्स ये, ठीक है। तो जब हम लोग यहां के ऊपर एक्स प्लस इसी में यहां पर एस टी है, यहां पर एफ एक्स होता है, तो यहां पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाता है, अगर यहां पर टी है तो यहां पर टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा, और ये देखिए माइनस का एफ एक्स आ जाएगा, तो माइनस का यहां के ऊपर एस टी आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो रही है पिक्चर। यहां पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये देखिए टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो यहां से आ जाएगा लिमिट, यहां के ऊपर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा एस टी प्लस डेल्टा टी और माइनस का यहां के ऊपर एस टी आएगा, और उसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा डेल्टा टी। आप देख लें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एस डैश टी है, बात आप समझ लें, और बराबर का निशान लगाया गया। अब इसके बाद में इस बात को आप गौर कर लें कि अगर डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे यहां पर डेल्टा एक्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तभी तो ये सेकंड बन रही है। अगर ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ऊपर डेल्टा टी और डेल्टा एस है, तो ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू ये हो जाती है डी एस अपान डी टी। जिस तरीके से ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो यहां के पर ये पूरी वैल्यू है, यही बनती है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाती है और ये फिजिक्स में माने हो जाते हैं। देखिए ये चीज अब आप समझ लिए, डेल्टा टी, हर बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया है, आप समझ लें इस चीज को। आप देख लें कि यहां पर ये जो पोर्शन बनता है, यानी जो स्लोप ऑफ यहां के ऊपर टेंजेंट होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी तरीके से यहां के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस है, डेल्टा टी 0 की तरफ बढ़ रहा है, यार ये पोर्शन ये क्या बन जाता है, डी एस अपान डी टी।
और बराबर किसके हो जाएगा, यहां के ऊपर बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी, लास्ट वाला पोर्शन देखिए टी, और यहां के ऊपर बन जाएगा एस टी प्लस डेल्टा टी, और माइनस का यहां के ऊपर ये एस टी, और अपॉन यहां के ऊपर ये आ जाएगा यहां के ऊपर डेल्टा टी। आप देख लें इस चीज को, ये मैंने आपको इसके फिजिकल माने बता दिए, मैंने आप लोगों को पूरी फिजिक्स की मैं यहां के ऊपर बता दिया। देखिए यहां पर जो मामला होता है, मैंने आपको फिर बताया कि हमारे पास जो कर्व होता है वो एफ एक्स होता है, इसके बाद में हम रखते हैं इसमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और अगर हमारे पास में एफ एक्स है तो वहां पर एफ डैश एक्स मिल जाता है, अगर हमारे पास में एस टी है, ठीक है, तो हमें मिल जाता है एस डैश टी। जिस तरीके से एक्स और डेल्टा एक्स यानी ये चेंज है, ये चेंज है, तो इसी तरीके से यहां के ऊपर टी टाइम था, ये चेंज आ गया, और माइनस का यहां के ऊपर ये देखिए एस टी हो गया, ये देखिए यहां के ऊपर ये एफ एक्स हो गया, और अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी टी प्लस डेल्टा टी, पहले टी था बाद में चेंज हो गया डेल्टा टी हो गया, तो टी प्लस डेल्टा टी, और माइनस के यहां के ऊपर ये चेंज दिखाना है ना हमें, तो बाद में ये टी प्लस डेल्टा टी हो गया, और फिर उसके बाद में पहले टी था तो ये चेंज इन टाइम हो गया। तो यहां के ऊपर ये सिचुएशन आती है, और मैंने कोशिश करके इसके फिजिक्स में भी आपको माने बता दिए, फिजिकल माने भी बता दिए, और मैंने आपको रेट ऑफ चेंज भी बता दिया। बस सिचुएशन यही होती है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है, इसमें जो डिनोमिनेटर वाला चेंज है, अगर ये जीरो की तरफ यहां के ऊपर अप्रोच करने लगे, ये अप्रोच करने लगे, बस फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो बन जाता है यहां के ऊपर हमारे पास में डेरिवेटिव, यानी आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ यहां के ऊपर एस। आप लोगों को बात यहां के ऊपर क्लियर हो गई। अब एक बात आप लोग यहां के ऊपर समझ लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, मान लिए अब हमें तो मैथमेटिक्स वो पढ़ना है, कैलकुलस ही पढ़ना है, ये तो हमने आपको फिजिक्स में इसके माने बता दिए। अगर हमारे पास में कहीं पर डेल्टा एक्स लिखा हुआ है तो ये जो है ये फाइनाइट चेंज इन एक्स होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये आप लोगों को काम आएगा। फाइनाइट चेंज इन यहां के ऊपर एक्स, ये फाइनाइट चेंज होता है, और ये जो डी एक्स होता है यहां के ऊपर डी एक्स, ये आपके फिजिक्स में कभी कभी आपको टीचर समझाएगा, यानी ऐसा चेंज जो बहुत छोटा हो, यानी ये जो चेंज है ये दिख रहा है, जैसे 2 से 2.1 हो गया, यानी किसी भी स्फीयर की पहले रेडियस जो थी वो 2 थी, बाद में मान लीजिए कि 2.1 हो गई, तो कितना चेंज आया, डेल्टा आर कितना आया, 0.1 आया। 2 से 2.1 का मतलब 2.1 माइनस 2 बराबर 0.1 हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो डेल्टा एक्स यानी फाइनाइट चेंज होगा। और अगर कहीं के ऊपर ऐसा चेंज हो जो नेग्लिजिबल हो, जिसको इनफाइनाइटेसिमली कहते हैं, तो डी एक्स जो है वो यहां के ऊपर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमली चेंज इन यहां के ऊपर एक्स, दोनों में देखिए फर्क समझ लीजिएगा। यहां पर ये डेल्टा एक्स जो है ये फाइनाइट चेंज होता है, ये जो होता है वो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 2.1 होना, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा कि कोई चीज 2 से 2.0000000 50 बार जीरो लगा के 1 हो गया, 200 बार लगा के यहां के ऊपर 1 हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग dx का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर कोई चेंज जो है बाकायदा दिखाना है थोड़ा सा, तो वहां पर डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। और अपने दिमाग में अपने ये रखिएगा कि कहीं पर भी डी बाई डी एक्स अपान डी वाई जो है ये कोशंट नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है डी एक्स अपान डी वाई नहीं होता है ये बल्कि डी बाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहां के पर हम लोग dx अपान dy को, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि यहां के पर dx डिवाइडेड बाई dy नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, d बाई dx ऑफ यहां के पर ये y, यानी फंक्शन को हम लोग x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी चेंजिंग इन y विद रेस्पेक्ट टू x। वही बात यहां पर ये आ रही है, यहां के ऊपर चेंजिंग इन y कहां गया वो, यानी चेंजिंग इन y जो है वो ऊपर रहेगा, और विद रेस्पेक्ट टू यहां के ऊपर ये x यहां के ऊपर नीचे रहेगा। चेंजिंग इन y विद रेस्पेक्ट टू यहां के ऊपर x, ये पढ़ा जाएगा। वो तो चेंज इन y चेंज इन x है, यहां के ऊपर ये पढ़ा जाएगा चेंजिंग इन y और विद रेस्पेक्ट टू यहां के ऊपर x। तो ये हमने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल माने परसों बताए थे, और बाकायदा मैंने पूरी चीजें यहां के ऊपर आपको क्लियर कर दी कि किस तरीके से इसके फिजिक्स में माने होंगे, और पूरी चीज हमने यहां के ऊपर ये पिक्चर
पूरी यहां के ऊपर एक क्लियर कर दी। अब इसके बाद में हम और आगे बढ़े। अब आप देखिए इस चीज को, ज्योमेट्री में मैंने आपको यह बात बता दी थी कि ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर यह बात बता दी थी कि किसी भी dy by dx का क्या मतलब होता है कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट लाइन खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पूरा कांसेप्ट उस लेक्चर में हमने दे दिया था, इसलिए उन सब बातों को हम यहां पर नहीं दोहराएंगे। एक दो सवाल कभी आईआईटी में आज से 25-30 बरस पहले पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो आप उनको देख लें। तो सीबीएसई बोर्ड वालों, देखिए होता आईएससी बोर्ड में भी है, लेकिन आईएससी बोर्ड में टीचर जो है वो कराते नहीं है, ना बच्चे करते हैं जितना सीबीएसई बोर्ड में चीज़ें जो है वो कराई जाती हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, आप गौर करें कि अगर कहीं के ऊपर ये हमारे पास में लिखा है कि, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, और मैं एक दो क्वेश्चन करा के फिर बातों को आगे बढ़ाऊंगा। एक बात आप ये समझ लें कि जितने भी डेरिवेटिव फंक्शन आते हैं, यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है एक्स की रेस्पेक्ट में, वो सब इसी फार्मूले से आता है, सब हम आपको बता चुके। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है, देखिए मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ के ऊपर दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन टीचर कराते नहीं है, लेकिन आप एक दो देख लें तो आपको ये लगेगा कि चीज़ें जो है मेरी समझ में आई। अगर यहाँ पर दे रखा है 3x + x और अपान यहाँ के ऊपर ये 3 माइनस यहाँ के ऊपर x दे रखा है और लिखा हुआ है कि एंड x इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 3, तो कह रहा है कि फाइंड f डैश और यहाँ के ऊपर ये 2। ठीक है, आपको यहाँ के ऊपर ये निकालना है, और गौर करें तो आप देखें इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये f डैश यहाँ के ऊपर ये 2 हम लोगों को निकालना है, तो आप देख लें कि फार्मूला हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख लें कि अगर हमारे पास में ये फंक्शन दे रखा है और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy by dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये fx लिखेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये बच्चे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, यानी जो बिल्कुल नहीं जानता और अगर 12वीं वाले जानते भी हैं तब भी उनको इसके अंदर दिलचस्पी होगी। अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएशन का मतलब एक डैश लग जाएगा और बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट और h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0, देखिए फार्मूला फाइनल वो इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा fx + h और माइनस का यहाँ के ऊपर fx और अपान यहाँ के ऊपर ये h। देखिए जो सवाल दिया हुआ वो क्या दे रखा है कि हमारा फंक्शन fx बराबर 3 + x अपान 3 - x है, और उसने कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये क्यों दिया हुआ है, ये इसका डोमेन है कि अगर x जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा, अगर यहां पर 3 रख दिया जाए, अगर 3 हो जाए तो 3 - 3 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो सवाल की जो फ्रेमिंग की गई है उसमें इसलिए लिख दिया गया है कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो कह रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए किस पर, x बराबर 2 पर। तो देखिए यहां के ऊपर आप लिखेंगे, ये देखिए dy by dx ऑफ यहां के ऊपर ये देखिए f डैश f डैश निकालेंगे और यहां के ऊपर ये आप देखिए ये fx है। fx का मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यू यहां के ऊपर आ जाएगी, ये देखिए 3 + x। पूरा सवाल करके मैं दिखा रहा हूं चीज़ों, आप लोग जो बिल्कुल 11वें में वो बातें समझ लें, 12वें वाले तो थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, लेकिन 12वें वालों के लिए भी नई चीज़ें हैं कि 3 + x अपान 3 - x होगा, यानी हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। dy by dx एक ऑपरेटर है यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी f डैश 2 और बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0। और बात याद रखना बच्चों कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी f, ठीक है, और उसके बाद में आपने x की जगह पर 2 रखा है क्योंकि आपको f डैश 2 निकालना है। तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा देखिए 2 + h और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा f2 और अपान यहाँ के ऊपर h। सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अगर हमारे पास, अब आप देखिए ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर बराबर लिखेंगे, ये इसी तरह चलता जाएगा, ये हमारे पास में ये इसी तरह चलता जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट और h टेंडिंग टू ये देखिए 0 लिखेंगे और यहाँ के ऊपर ये h लिखेंगे, और इसके बाद में इस x की जगह पर 2 + h रख देंगे। f2 + h निकालने के लिए यहाँ पर 2 + h रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस और ये देखिए 2 + h हो जाएगा, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3 माइनस और यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 + h और उसके बाद में माइनस के,
और ये F2 लिखा है बच्चों। जब यहाँ के पर ये 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 3 - 2, सिर्फ x की जगह पर 2 आ जाएगा और ये h आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के पर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 5 + h बच्चों, और 3 - 2 ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 - h, और ये माइनस ये आ जाएगा 5 और अपान 3 में से 2 गया, ये 1 बचेगा और ये ब्रैकेट लगा दीजिए और अपान यहाँ के पर h कर दीजिए। इसके बाद में फिर हमारे पास में देखिए डू ये यूं ही लगा रहेगा, और अगर लिमिट और यहाँ के पर लिख दिया जाएगा h टेंडिंग टू 0, और h टेंडिंग टू 0 करने के बाद में जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा 6/1 - h। क्या आ जाएगा यहाँ के पर, ये वैल्यू यहाँ के पर, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 1 - h यहाँ के पर एलसीएम में ले लीजिए, तो ये देखिए 5 + h ऊपर आएगा और माइनस, और उसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 5 × 1 - यहाँ के पर h, ये देखिए 5 × 1 - h और यहाँ पर h आएगा, और बराबर ये देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहेगा। और देखिए 5 + h ये आया बच्चों, यहाँ के पर 5 + h ये आया, -5 और प्लस का 5h ये आया, ये हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ जाएगा h × 1 - यहाँ के ऊपर h। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में फिर बराबर का यहाँ के ऊपर निशान लगेगा, अब इसको ऊपर ले जाइए, लेफ्ट की चीज़ वैसे ही चल रही है, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसके बाद में ये 5 और ये 5 कट जाएगा, और 5 और एक h यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6h, आपने देखा, और अपॉन h टाइम्स और 1 - h आ जाएगा, बराबर ये वैल्यू ये h और ये h कट जाएगा। अब आप लिखेंगे, देखिए क्या बचा हमारे पास में, यहाँ के पर बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 6 अपान यहाँ के पर 1 - h बचेगा। अब हम लोग लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, पीछे हम आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, तो बराबर जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो 6/1 - 0 मिल जाएगा, h की जगह पर हम लोग 0 रख देंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ के पर आ जाएगा 6। आप लोग मेरी बात समझे, क्या निकालना था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना था। ठीक है, d/dx ऑफ दिस क्या निकालना था, f'2 निकालना था, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था और x बराबर 2 पर निकालना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 2 पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 6 होगा। क्या हो गया, यहाँ के पर ये 6। आप लोग मेरी बात समझिए, ये सवाल आपने देखा, 1-2 सवाल मैं आपको लगवाऊंगा क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें पेश हो सकती हैं इस तरीके की जो आपको प्रॉब्लम करें, ये सब IIT वगैरह में सवाल बहुत पहले पूछे गए हैं। इसको आप यहाँ के पर देख लें कि हम लोग इस फार्मूले का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हम आपको यहाँ पर फार्मूले बताकर और चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे। हमारे पास देखिए ये भी सवाल IIT में पूछा गया है, कभी पूछा गया, आज नहीं, 25-30 साल पहले पूछा गया है। कह रहा है, ये देखिए यहाँ के पर कि हमारे पास में कह रहा है कि इफ f'5, f' यहाँ के पर 5, इफ नहीं लिखा हुआ है, फाइंड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये कह रहा है यहाँ के पर, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड f'5, कह रहा है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, ये दिया हुआ है, कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है, और fx + y बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है fx इंटू यहाँ के पर fy। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ के पर ये दे रखा है एंड, अभी देखिए सवाल खत्म नहीं हुआ है, एंड f5 बराबर यहाँ के पर ये 2 दे रखा है बच्चों, और कॉमा यहाँ के पर f'0 बराबर यहाँ के पर ये 3 दे रखा है, और हम लोगों को निकालना है यहाँ के पर f'5। आप पॉइंट समझ लें और पूरा सवाल समझ लें। ये इंजीनियरिंग में कभी 25-30 साल पहले आया हुआ यहाँ के पर ये सवाल है। देखिए हमारे पास में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सवाल क्या है कि ये निकालना है f'5 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, और ये रिलेशन यहाँ के पर गिवन है, और उसके बाद में f5 बराबर 2 गिवन है, और f'0 बराबर यहाँ के पर 3 गिवन है। क्योंकि स्टेप नंबर 1 ये हो गया कि fx + y और बराबर यहाँ के पर दे रखा है fx और इंटू यहाँ के पर fy, ये देखिए यहाँ के पर दे रखा है। इसके बाद में हम लोगों ने x बराबर 5 पुट, x बराबर यहाँ के पर 5 एंड x बराबर यहाँ के पर 0, ये हम लोगों ने इसमें रख दिया। अगर हम लोग x बराबर 5 और x बराबर 0 रखेंगे
क्योंकि 5 और 0 ही में रिलेशन जो है निकलना है। तो यहाँ के पर ये आ जाएगा 5 + 0 बराबर यहाँ के पर F5 होगा और यहाँ के पर F0 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी F5 और ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी F5 और इनटू यहाँ के पर F0। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर F5 और अपान यहाँ के पर ये F5, ये नीचे आ गया, बराबर F0 होगा। इसका मतलब ये और ये कट जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने F0 की वैल्यू 1 निकाल ली। F0 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली? यहाँ के ऊपर 1 निकाल ली। ठीक है, इसके बाद में सारे लोग यहाँ के ऊपर गौर करोगे कि F-5 बराबर क्या हो जाएगा। अब सब लोग गौर करो कि अगर हम लोग पीछे के सवाल की तरीके से गौर करो कि अगर हम लोग F-5 निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा। ये सबसे यही फार्मूले, यहाँ पर आ जाओ, यही वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। F-5 बराबर हो जाएगा लिमिट और h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 होगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पर 5 रखा है तो यहाँ के पर आ जाएगा 5 + h। बच्चों देखा, और माइनस का ये देखिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम लोग F' पढ़ते तो यहाँ पर x + h होता। अगर हम लोग F' पढ़ेंगे तो F5 + h और माइनस का यहाँ के पर ये देखिए fx है, F5 हो गया और अपान यहाँ के पर h हो गया। ये स्टेप समझ में आया आपकी। इसके बाद में फिर आप देख लें कि यहाँ के पर F'5 बराबर यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा और इस 5 + h में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। अगर हम F5 + h यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो F5 × FH आ जाएगा। तो यहाँ के पर ये आ जाएगा F5 आएगा इंटू FH आएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, ये आ गया और माइनस के यहाँ के पर ये देखिए F5 होगा और अपान यहाँ के पर ये h होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर क्या करेंगे कि F'5 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के पर ये देखिए 0 आ जाएगा और F5 बच्चों हम लोग यहाँ के पर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ के पर FH और माइनस, और क्या बच जाएगा यहाँ के ऊपर 1 बचेगा। देखिए जब हम लोग F5 कॉमन ले लेंगे तो FH माइनस यहाँ के पर 1 आ जाएगा और 1 जो है वो F0 के बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर F0 रख दिया और अपान यहाँ के ऊपर ये h आ गया और यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ के ऊपर पुट F0 बराबर 1, यानी 1 की जगह यहाँ पर 1 आना था लेकिन 1 की जगह पर हम लोगों ने F0 लिख दिया। अब आप लोग खुद ही गौर कर लें कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये F'5 लिखा हुआ है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 लिखा है। बच्चों देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ के पर ये F5 लिखा हुआ है। F5 तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस h को, यहाँ पर लिख सकते हैं F0 + h। ये आ गया। इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर हम h को 0 + h लिख दें तो आपको कोई इतराज नहीं होगा और यहाँ पर F0 हो गया, यानी fx + h और माइनस के fx और अपान यहाँ के ऊपर h की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। पॉइंट समझ में आया? हमने इसकी फॉर्म में इसको यहाँ के ऊपर एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे ऊपर जा रहे हैं तो आप लोग गौर करिए कि इसको हम लोग यहाँ के ऊपर मिटाई दे रहे हैं। देखिए हमने यहाँ के ऊपर इसको यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया। फार्मूला इस्तेमाल अब आपको आ ही गया है करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि F' और यहाँ के ऊपर ये 5 लिखेंगे, ये देखिए ये लिखा और बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखा। ये देखिए यहाँ तक बात पहुंची और फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर F5 लिखा। ये F5 तो कांस्टेंट होगा, इसकी सेहत पर असर पड़ा। अगर हम इसको आप देखिए F5 को हम लोग यहाँ के ऊपर रोक दें, बल्कि इसको इस तरह लिखें, F5 पहले कर दें क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है और यहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 यहाँ पर कर दें और इसको यहाँ के ऊपर लिखें, यहाँ के ऊपर ये F0 + h लिखें, माइनस का F0 लिखें और अपान h लिखें। देखिए ये तो आपको पता है कि ये F'5 बनेगा और बराबर यहाँ के ऊपर ये F5 बनेगा और ये इनटू का निशान बन जाएगा। अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ हो, ये fx + h लिखा हो, माइनस का fx लिखा हो, x की जगह 0 है और अपान h, तो ये वैल्यू बन जाती है यहाँ के ऊपर F' बन जाती है। लेकिन यहाँ के ऊपर ये देखिए x + h है और यहाँ के ऊपर भी x है, यानी x 0 से रिप्लेस हो रहा है तो ये बन जाएगा F'। ये पूरा फार्मूला कहेगा बन जाएगा F', तो x की जगह के ऊपर ये आ जाएगा 0। पॉइंट समझ में आ गया? यानी ये पूरी चीज
अगर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपान एच होती तो एफ डैश एक्स बनती, लेकिन अगर एक्स जीरो से रिप्लेस हो गया तो एफ डैश जीरो बन गया। इसका मतलब यह है कि एफ डैश 5 आप लोग निकाल रहे हैं और एफ 5 हमारे पास में देखिए ये 2 है और एफ डैश जीरो जो है वो 3 है और बराबर आंसर आ गया 6। देखा आपने? तो इस तरीके के सवाल सीबीएसई बोर्ड में होते हैं, आईएससी बोर्ड में होते हैं, लेकिन आप लोग लगाते नहीं हैं, समझे? बस सीधे सीधे डिफरेंशिएशन जो है वो करते हैं आप लोग। इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए इस चीज़ को, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके बाद में आप एक सवाल देखें, उसके बाद में मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा और उसके बाद में चीज़ों को कल हम लोग रिलेट करेंगे। ये भी जो सवाल अगला हम लिखने जा रहे हैं, ये भी जो है वो इंजीनियरिंग में कभी पूछा गया था और जो पहले कराया वो भी इंजीनियरिंग में पूछा गया था बच्चों, समझ लीजिए इस चीज़ को, लेकिन 25-30 साल पहले। अब आपके किताबों में दे दिया है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में जहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द, यहां के पर ये फॉलोइंग कह रहा है बच्चों, ऑफ द यहां के पर फॉलोइंग एट एक्स बराबर, यहां के पर ये 1 कह रहा है, एट एक्स बराबर 1। और देखिए ये दिया हुआ है, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, एफ एक्स बराबर यहां के पर ये दे रखा है, ये देखिए एक्स माइनस 1 और अपॉन यहां के पर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5। यहां के पर दे रखा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 और यहां पर माइनस का 1/3 दे रखा है, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है, यहां के पर व्हेन x बराबर यहां के पर ये 1। आप देख लें इस चीज को, देखिए आप एक बात समझ लें, यहां पर उन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन 2 पीसेस में दे रखे हैं, हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है लेकिन x बराबर 1 पर निकालना है। और हमारे पास ये 2 पीसेस क्या दे रखे हैं कि ये फंक्शन दिया है और कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, जैसे वहां पर दे रखा था कि अगर x बराबर 1 आप यहां रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बात है आप समझिए, सिर्फ इसलिए यहां के ऊपर इन्हीं ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है और इन्हीं ने कहा है कि जब x बराबर 1 है तो माइनस के 1/3 है। आप देखिए फार्मूला क्या था, यहां पर एफ डैश एक्स बराबर यहां के ऊपर ये लिमिट h टेंडिंग टू यहां के ऊपर 0 और फार्मूला था एफ एक्स प्लस एच और माइनस का यहां के ऊपर एफ एक्स और अपान यहां के ऊपर h। इसके बाद में फिर हमारे पास में एट एक्स बार देखिए ये एफ डैश यहां के ऊपर 1 निकालना है, x बराबर 1 पर डेरिवेटिव निकालना है, तो बराबर ये देखिए लिमिट हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और f1 प्लस h हो जाएगा और माइनस का यहां के ऊपर f1 हो जाएगा और अपान यहां के ऊपर ये आ जाएगा h। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब h 0 की तरफ अप्रोच करा, याद रखिए। अब एक बात और आप समझ लें, हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड यही को यही रहेगा और यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f1 प्लस h का मतलब ये हो गया कि हम लोग इस 1 प्लस h को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, जब x जो है वो 1 के बराबर यहां के ऊपर नहीं है। और ये जो वैल्यू है ये x बराबर 1 पर है, आप ध्यान दे लीजिएगा, ये वैल्यू कहां पर है, जब x बराबर 1 है, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1, यानी ये f1 की वैल्यू है, आप समझ लें, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1, यानी x बराबर 1 यहां रख दिया जाएगा तो f1 ये है और अगर 1 नहीं है तो फिर ये फंक्शन है। तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर डिनोमिनेटर अनडिफाइन होगा, जहां पर, ये सुन लीजिए इस बात को हमेशा के लिए, कि जहां पर डिनोमिनेटर x की वैल्यूज के लिए अनडिफाइन होगा, अगर हम h की फॉर्म में सवाल कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा ये वाली वैल्यू जो है उसी में रखेंगे कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर x की वैल्यूज के लिए डिफाइन हो, अनडिफाइन हो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा और ये देखिए वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस h माइनस 1, यानी जहां पर x है वहां पर हम लोग 1 प्लस h रखेंगे और माइनस 1 आएगा और अपान यहाँ के पर आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस h और प्लस यहाँ के पर ये 5 होगा, आपने देखा, और माइनस ये f1 है। अगर हम x बराबर यहाँ 1 रख दें तो f1 जो है, यानी यहाँ तो 1 रख ही नहीं सकते क्योंकि उसने कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 1, और मैंने आपको पहले बता दिया कि हमेशा वो फंक्शन में 1 प्लस h या ये वैल्यू रखी जाएगी
जिसमें डिनोमिनेटर इस वैल्यू के लिए अनडिफाइन होगा। तो हम लोग जब f1 निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1, f1 बराबर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर माइनस के 1/3 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ के पर ये रखा और माइनस रखा, और इसके बाद में यहाँ के पर माइनस के 1/3 देखिए ये रख दिया, और अपॉन करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ के पर h कर दिया। आप इस स्टेप्स को समझ लें। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग घर पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में यह देखिए यहाँ के पर f'1 बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ तक तो बात आ गई, और इतना पोर्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना पोर्शन आप लोग अलग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें यहाँ के पर मिलेगा 2/3, यहाँ के पर 2 मिलेगा, अपान 3 मिलेगा, और ब्रैकेट में 2h माइनस के 3 मिलेगा। ये कैलकुलेशन हमने पहले से ही करके रख ली थी। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन बोर्ड पे करने का मतलब है कि बहुत टाइम लग जाएगा। ये हमने कैलकुलेशन पहले ही करके रख ली थी। ये कैलकुलेशन जो है वो ये मिलेगी सब कुछ कट पिट के। इसके बाद में देखिए f'1 निकाला जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा था, और मैंने इस तरीके के सवाल भी आपको लगा के दिखा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। जब हम लोग ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट हट जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 2/3 टाइम्स और 2 × 0 माइनस के 3, तो बराबर आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ के ऊपर 9। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो डेरिवेटिव होगा x बराबर 1 पर, ये माइनस के 2 यहाँ के ऊपर 9 होगा। अब अभी बात खत्म नहीं हुई है, देखिए यहाँ तक बात हमने आपको पहुंचा दी। यानी जो लोग डेरिवेटिव लगाएंगे उनको इस तरीके के सवालों को लगाने का तरीका भी हमने आप लोगों को जो है वो बता दिया। अब एक बात आप समझ लें कि इसी फार्मूले से जो फर्स्ट प्रिंसिपल और AB इनिशियो मेथड है, तो जितने भी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट आते हैं वो सब इसी फार्मूले से आते हैं। कोई भी आदमी जो है वो किसी और फार्मूले से रिजल्ट नहीं लाता है, बल्कि वो डायरेक्ट फार्मूले रख कर जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। देखिए आप एक बात समझ लें कि अगर हमारे पास में ये पहला फार्मूला हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको लगा कर दिखाया था, इसके पहले का लेक्चर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास में y बराबर x⁴n दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि d/dx ऑफ यानी y, dy/dx इसीलिए पढ़ा जाता है, तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ के पर d/dx ऑफ x⁴n और nx⁴n-1। आप लोग इसमें पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, ये बाकायदा मैंने आपको ड्राइव कराया है। और यहाँ क्या आ गया, ये डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल का मतलब ये हो गया कि अगर हम कहीं पर भी हमारे पास में y बराबर यहाँ के पर x³ दे रखा है और कहा गया कि x, इस वाले फंक्शन को y बराबर x³ को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो तुम क्या लिखोगे, लिखोगे d/dx ऑफ यहाँ के पर y बराबर यहाँ के पर लिखोगे d/dx ऑफ यहाँ के पर x³, यानी y की वैल्यू x³ हो जाएगी। और जब x⁴n वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3x⁴3-1, यानी ये nx⁴n-1। तो आंसर आ जाएगा यहाँ के पर 3x, यहाँ के पर स्क्वायर। बात आपकी समझ में आ रही है। इस तरीके के जितने भी फंक्शन होंगे वो nx⁴n-1 के ऊपर लगाए जाएंगे। इसके बाद में उसी को बेस बनाकर ये सब फार्मूले निकाले जाते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे सवाल लगा कर आपको दिखाए जाएं। हमने उस दिन आपको x⁴n का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल कर दिखाया था और sin x का निकाल कर दिखाया था, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है कि अगर हमारे पास में d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर x³ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 3x⁴ यहाँ के ऊपर 9 लिखा हुआ है, तो याद रखना इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर ये 3 जो है हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता है, हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और d/dx ऑफ x⁴ 9 हो जाता है। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 3 आएगी, ये बिल्कुल क्लास 11th वाले बच्चे समझ लें। तो इसमें यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x⁴9-1, यानी आ जाएगा 27x⁴ यहाँ के ऊपर 8। इसका मतलब ये हुआ कि इससे फार्मूला क्या बना, इससे फार्मूला नंबर 2 ये बना कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसमें यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है, तो हमेशा हम लोग कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं और d/dx ऑफ x⁴ यहाँ के ऊपर n कर देते हैं। सारे लोग इस बात को समझ लें
कि अगर हमारे पास में कांस्टेंट कहीं पर लगा है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर कर दिया जाएगा और x टू द पावर n को उधर कर दिया जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसके बाद में यहां के पर हमारे पास में तीसरा फार्मूला है कि अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, हम लोग किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ एनी यहां के पर जो है वो कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये कांस्टेंट के मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि के बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर ये 1 पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को के मान लिया जाए और के ये आ जाएगा और आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो अब आप खुद गौर करिए कि के ये आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर जो 1 है ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर यहां के ऊपर ये 0। ये इंडिसेस का लॉ है कि 1 को हम लोग यहां के ऊपर लिख सकते हैं। तो बराबर का निशान लगाइए और के लिखिए और इसमें x टू द पावर n का फार्मूला लगा दिए, तो 0 यानी nx हो गया टू द पावर n-1। तो रिजल्ट 0 ही आएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल में 0 लिखा हुआ है। तो तीसरा फार्मूला हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में तीसरा फार्मूला ये बना कि अगर किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये 3 फार्मूले हो गए। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहां के पर देखिए ये चौथा फार्मूला है कि अगर हम कहीं पर देखिए ये हो गया, अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये सब फार्मूले अब आप लिख लीजिएगा, ये डायरेक्ट अब आपको याद करना है और कोई भी आदमी अगर निकालना चाहे तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा और तभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी ये रिजल्ट ला पाइएगा। अब इन रिजल्ट्स को आपको याद कर लेना है और रट लेना है और अगर समझना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से घर जो है वो निकालिएगा। नेक्स्ट टर्न में देखेंगे, सोचेंगे कि अगर कोई और निकाल के हमें दिखाना होगा, बल्कि हम 2 निकाल के आपको दिखा चुके। देखिए ये मैंने आपको 3 बता दिए हैं। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होगा, तो ई टू द पावर एक्स ही, ये फार्मूला आपको रटना है, यानी ये आपको रटना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर n-1 होगा। अगर कांस्टेंट आ जाए तो ये प्रोसेस रहेगा, अगर खाली कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, अगर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e टू द पावर x आएगा, और जहां पर e एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ये हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है और ये हमेशा इर्रेशनल होता है। आप याद रखिएगा कि e हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है एंड e इज यहां के बाद इर्रेशनल। सवालों में हम लोग जब बीएससी और एमएससी करते हैं या क्लास 12 में फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हैं तो e की वैल्यू 2.6 या 2.7 लेते हैं, इसी के बीच में लाई करती है, यानी ये फिक्स है 2 और 3 के बीच में। और अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर ये a टू द पावर x लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर a टू द पावर x जो है डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर a टू द पावर x, याद रखिएगा कि a टू दी पावर यहां के ऊपर ये x और यहां के ऊपर log a बेस e होता है। ये रटना है, 11वें वालों की को बता रहा हूं मैं, 12वें वाले पढ़ चुके हैं, क्लास 12 वाले, हमें 11वें से 12वें की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। जो चीजें 11वें वाले तो समझे ही समझे, और 12वें वालों को अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो बेसिक यहां के ऊपर देख लें, लेकिन चीजें जो है वो 11वें से हम लोग 12वें की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहां पर e है तो e हमेशा फिक्स होगा, ये सिचुएशन होगी, लेकिन a फिक्स नहीं होगा। a यहां के ऊपर कुछ भी होता है, वॉट एवर भी यहां के ऊपर लिखा जाएगा, यहां के ऊपर वॉट एवर बी द यहां के ऊपर वैल्यू ऑफ यहां के ऊपर ये ए कुछ भी हो सकता है, 10 11 12 100 200 कुछ भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग छठा देखेंगे कि 6, ये सब चीजें आपको याद करना है कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर ये देख रहे हैं, यहां के ऊपर log x बेस e देख रहे हैं, तो इसका फार्मूला 1/x होता है, ये आपको याद करना है, 1/, यहां के ऊपर x होता है। इसी तरीके से यहाँ के पर जो 7 है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये log x और e ना होगा, e तो आप जान ही रहे हैं कि e फिक्स होता है, लेकिन अगर a हो जाए कोई भी तो हमेशा याद रखिएगा ये वैल्यू यहाँ के पर 1/x इंटू यहाँ के पर log a b से ये फार्मूला होता है। ये सब अपने पास अपने लिख लीजिए, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों की बात करेंगे, ये तो आपको याद ही करना है। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों की याद करेंगे तो 8वां पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला क्या है,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये परसों मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखा चुका हूं, तो ये कॉज एक्स होगा। इसी तरीके से हमारे पास में नवा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स के बजाय यहाँ के पर देखिए कॉज एक्स है, ये सब आपको रटना है और इसका रिजल्ट लाना है, तो हमें वही ए बी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारे पास में 10वां क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग यहाँ के ऊपर tan x करेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स होगा। और 11वां क्या है कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर tan x के बजाय cot x करेंगे बच्चों, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ये आप लोगों को याद करना है कि cot x का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। और 12वां क्या है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये sec x करना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो ये हमेशा यहाँ के ऊपर sec x और यहाँ के ऊपर ये tan x होता है। ये आपको याद रखना है। ये हमने 5 लिखा दिए और छठा जो है वो मैं यहाँ के ऊपर लिखे देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर कोसेक एक्स अगर आप निकाल रहे हैं तो बराबर माइनस का कोसेक एक्स और यहाँ के ऊपर ये कॉट एक्स होता है। देखिए 11वें वाले तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, उनको तो एक एक चीज याद ही करना है, और 12वें वाले जानते हैं, तो मैं 12वें के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीजें छोड़ो पकड़ के नहीं कर जा सकता। पहले मैं 11वें वालों को सिखा दूं, फिर 12वें वालों के लिए मैं लेकर एल हॉस्पिटल लूट आऊंगा, बल्कि 11वें में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस है। और उसके बाद में मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट पढ़ाऊंगा कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है और किसी पॉइंट पर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है, और मैथमेटिकली उस डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है और कैसे निकाली जाती है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, जिसमें हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 12 और यहाँ के ऊपर ये 13 फार्मूले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिए। ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे फार्मूले यहाँ के ऊपर ये हो गए हैं। कुछ फार्मूले, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितने भी लोग जिनको कैलकुलस बेसिक से तैयार करना है, वो हमारा लेक्चर लिमिट से देखने की कोशिश करें। और हमने एक लेक्चर डाला है लिमिट, उसके ऊपर फंक्शन पर, जो सबसे पहला मेरा लेक्चर है। अगर उस सीरीज को आप लोग देखिएगा तो वो 11वें के लिए भी फायदेमंद है, 12वें के लिए भी फायदेमंद है, और कोई आदमी अगर इंजीनियरिंग इंटरेस्ट देने के लिए जा रहा है तो उनके लिए भी फायदेमंद है। ये बात आप समझ लें। तो आप उन सीरीज को देखें और फिर आप इसको देखें। और मैंने आज बेसिक फिर वही मैं याद दिला दूं, और अपने लेक्चर को मैं बंद कर रहा हूं कि कैलकुलस हर आदमी के दिमाग में रहना चाहिए कि जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, और वो क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, बदल रही हैं, किस तरह बदल रही हैं, उनके बदलने का नेचर क्या है, और वो आपस में किस तरह कोरिलेटेड हैं, किन लॉस को ओबे कर रही हैं। अगर y बराबर log x की हमें स्टडी करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि y और x आपस में किस तरह कोरिलेटेड है, ये लॉगरिथमिकली कोरिलेटेड है, तो किस तरह जो है वो ये बदलेगा। इसकी स्टडी जो है वो हम लोग कैलकुलस के अंदर जो है वो करते हैं। तो बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी कि कैलकुलस उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम बदलती हुई क्वांटिटीज़ की स्टडी करते हैं, वो किस तरह बदल रही हैं, उनके बदलने का नेचर ये क्या है, वो किस तरह आपस में कोरिलेटेड है। यही सब चीज़ें हम लोग कैलकुलस में जो है वो पढ़ते हैं। थैंक यू।